नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इजराइल की तरफ होना और उस समय होना जब तनाव इस इलाके में एक तरीके से कहा जा रहा है अभूतपूर्व है। इजराइल भी उसमें एक स्टेक होल्डर है। वैसे में यात्रा का होना और ये एक फैक्ट भी साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो पूरी चीज समझ में आएगी कि जॉर्डन और ओमान, ये महत्वपूर्ण दो देश, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर यात्रा होती है। बाद में अगर आप देखें तो जनवरी के महीने में इस साल यूएई के प्रेसिडेंट भारत आते हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों की भारत में बैठक होती है और प्रधानमंत्री की मुलाकात उनसे होती है। भारत एक न्यूट्रल और ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जा रहा है वेस्ट एशिया में। वैसे में ये यात्रा, इसके मायने क्या हैं, भारत के लिए मायने क्या है, विश्व के लिए इसके निहितार्थ क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे और हमारे साथ मौजूद मेहमान आपको उन फैक्ट्स को समझने में मदद करेंगे। लेकिन पहले यह खबर देखिए, इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का इजराइल में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नेतन्याहू ने बिछाया रेड कारपेट। पत्नी के साथ पहुंचकर नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर बेंजामिन नेतन्याहू उनके स्वागत के लिए जब वहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकेट करते हुए कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू मुझे रिसीव करने के लिए यहां पहुंचे। उन्होंने इस बात पर कृतज्ञता जाहिर करते हुए एक पोस्ट भी किया। और यहां आपको बॉडी लैंग्वेज, वो गर्मजोशी जिसके लिए, और जब ये बात कही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कि मैं अपने प्रिय मित्र का इजराइल में स्वागत करता हूं। और द यरूशलम पोस्ट ने भी आज वहां जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी का स्वागत है, शैलोम मोदी। और ये बातें बताती हैं कि किस गर्मजोशी के साथ इजराइल भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देखता है। लेकिन खास बात यह है कि उनकी इस यात्रा से किसी को कोई नकारात्मक फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब तनाव चरम पर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अगर उस इलाके में है तो पूरी दुनिया की तवक्को, पूरी दुनिया की उम्मीदें इस बात पर हो जाती हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर तनाव को डिफ्यूज करने वाला कोई फॉर्मूला दुनिया के सामने रखें और वो कारगर हो जाए। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे में बड़ी डिफेंस डील्स की संभावना है। $10 बिलियन की डील में आयरन डोम पर भी चर्चा होने वाली है। हेरॉन MK2 ड्रोन, इसकी खरीद की संभावनाएं भी बन रही हैं। भारत को मिल सकता है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल अपनी तकनीक भारत के साथ कर सकता है साझा। भारत मेक इन इंडिया पर जब जोर दे रहा है तो इस बात पर भी आग्रह हो सकता है इजराइल के साथ कि आप अपनी टेक्निक भी हमको दें। और यह भी संभव है कि जिस तरीके की दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और यह कहा जा रहा है कि अभी रणनीतिक साझेदारी से विशेष रणनीतिक साझेदारी की तरफ बातें बढ़ रही हैं, वैसे में यह आग्रह माना भी जा सकता है। अब जरा यह भी आपको दिखा दूं अगली खबर की तरफ ले जाने से पहले कि यहां ये चेहरे जो हैं, इनकी तरफ लोगों की निगाहें हैं। बीचों बीच जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, जाहिर है उसकी तरफ रशिया यूक्रेन का मामला हो या दुनिया में कहीं दूसरी जगह अशांति, भारत की भूमिका को, चीजों को सकारात्मक रुख देने के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है इसको। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए हैं तो यह समझा जा रहा है कि क्या जब इस समय एक चर्निंग और चीजों के बदलाव का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी क्या उसको एक बार फिर से उस ट्रैक में ले जा सकती है जो दुनिया के लिए सकारात्मक कहा जा सके। बेंजामिन नेतन्याहू जाहिर है स्वागत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भी इस पर होंगी। डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं, जेनेवा में अभी 24 घंटे के भीतर एक वार्ता होने वाली है जहां ईरान और अमेरिका आपस में बात करके यह तय करने वाले हैं कि आगे संधि होगी या सर्वनाश। ऐसे में खामनेई भी इस यात्रा को बहुत दिलचस्पी के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा यहां जाहिर है ये तमाम आयाम अपने आप में समेटे हुए हैं और वो जहां भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ डील्स कर रहे हैं उस पर तो निगाहें हैं ही। अब जरा देखिए, आज रात इजरायली संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजरायली संसद नेसेट में पीएम मोदी का संबोधन, नेसेट में संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें। किसी भी विश्व के नेता के लिए
किसी देश में पहुंचना और वहां की संसद को संबोधित करना, ये सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां संसद को संबोधित करने वाले हैं। नेसेट में जब उनकी मौजूदगी होगी, वो क्या कहते हैं, नेसेट के संबोधन में क्या शांति की अपील भी हो सकती है, तनाव को लेकर कोई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कह सकते हैं जो विश्व में हर किसी को कनेक्ट करने वाली बात हो और शायद वहां से कोई रास्ता निकले। दुनिया इस बारे में जाहिर है बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी उत्कंठा से इस बात को भी देख रही है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ आपको ले चलूं, जरा एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूं और फिर इस चर्चा को खोलते हैं बातचीत के लिए, डिबेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, भारत के संबंध में अगर आप इसको देखें तो किन किन चीजों पर आप महत्व की चीजों जिनको मान सकते हैं और ये महत्वपूर्ण डील्स हो सकती हैं। लेजर टेक्निक पर चर्चा संभव, बैलिस्टिक मिसाइल हो, लेजर आज के दौर का सबसे घातक और कारगर हथियार माना जाता है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। लंबी दूरी के ड्रोन को लेकर चर्चा हो सकती है। भारत में हथियार बनाने को लेकर कि वहां से टेक्निक आए और भारत में मेक इन इंडिया के तहत उनका निर्माण हो, शस्त्रास्त्रों का, ये चर्चा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का एजेंडा ये भी अपने आप में लिए हुए है कि एआई बेस्ड ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स पर भी चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह अपनी पैठ बना रहा है और उससे युद्ध का मैदान भी अछूता नहीं है। जाहिर है ये दोनों देश अभी इंडिया ने एक बड़ी समिट की और उसके बाद अब यहां पर इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है इजराइल के साथ कि मिलकर ऐसा क्या किया जा सकता है जो आज के दौर में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। इजरायली स्टार्टअप्स और भारतीय इंडस्ट्री के बीच में तालमेल पर भी चर्चा हो सकती है। ये सारा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में एजेंडे में रहने वाला है, उनके आइटनरी में है। नेतन्याहू भारत को हेक्सागोन गठबंधन का हिस्सा बनाना भी चाहते हैं। ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। हेक्सागोन गठबंधन आज के दौर में, इसके बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के दौरान इसके मायने क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। और नेतन्याहू, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी उम्मीदें इस समय भारत से उनकी होंगी और भारत ने यह भी हाल के दिनों में दिखाया है कि पैलेस्टीन के मामले में उसका जो नैतिक समर्थन है वो करते हुए इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के मामले में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, डीहाइफेनेटेड तरीके से इन दोनों चीजों को कैसे ले जाया जा सकता है और कैसे इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है, यह भारत ने दिखाया है। लिहाजा इजराइल में मोदी का मंत्र क्या रुकेगा अरब विध्वंस, पूरी दुनिया की निगाह इस पर और जाहिर है भारत की निगाहें इस पर हैं ही। भारत के तमाम लोगों की निगाहें इस पर हैं कि भारत के अपने मित्र के पास जाकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू बात करते हैं तो भारत के लिए नए एवेन्यूज कौन कौन से खुलते हैं। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं, दीपक वोरा हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्णिमा नाथ जी आज एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट से हमको इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता टेल अवीव से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा पर TV9 भारतवर्ष लगातार निगाह बनाए हुए हैं और मनीष झा आपको पूरे दिन से कवरेजेस वहां से पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मनीष से ही मैं इस वक्त का अपडेट ले लूं और उसके बाद मेहमानों के पास जाता हूं। मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल दिनेश, इस वक्त मैं जेरूसलम में उस होटल के सामने हूं जहां पर प्रधानमंत्री बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव में एयरपोर्ट पर आए तो किस तरीके से वहां पर आगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मौजूद थी। और फिर जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई उसके बाद फिर एक राउंड की बैठक हो चुकी है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में और अब प्रधानमंत्री तेल अवीव से जेरूसलम के रास्ते में है। और कुछ ही देर में मेरे ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देखते हैं ये वही किंग डेविड होटल है जहां पर आज रात प्रधानमंत्री ठहरेंगे। लेकिन यहां आने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री यहीं पर पास ही में स्थित इजरायली संसद को संबोधित करने के लिए जाएंगे। इस बीच में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से न केवल भारत और इजरायल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को है, वो ये है कि भारत की जो पश्चिम एशिया की नीति है उसके तहत इस इजरायल के दौरे को देखें तो जिस तरीके से पहले दिसंबर में प्रधानमंत्री जॉर्डन गए, ओमान गए, उसके बाद फिर यूएई के प्रेसिडेंट जनवरी में भारत आए, ओपन करते हुए इसी बात का जिक्र किया।
आप मनीष झा जो बात कह रहे हैं, इसी बात का जिक्र मैंने अभी किया कि जॉर्डन हो, ओमान हो, अभी इजराइल की यात्रा हो, इससे पहले यूएई के विदेश मंत्रियों का यहां आना हो, अरब देशों के विदेश मंत्रियों का आना हो, या यूएई के प्रेसिडेंट का यहां आना हो, ये सब बताता है कि असल में भारत किस तरीके से महत्वपूर्ण प्लेयर हो गया है इस पूरे इलाके में। और अगर महत्वपूर्ण प्लेयर हो गया है तो उससे उम्मीदें भी पूरी दुनिया की बढ़ जाएंगी। दीपक वोरा सर, आपके साथ शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जाहिर है यहां कूटनीतिक निहितार्थ बहुत सारे हैं। मनीष झा के पास दोबारा आऊंगा। मनीष झा, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा। लेकिन यहां क्या इस पूरे टेंशन के संदर्भ में सॉल्यूशन के लिए भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूं सर, आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, और आपके एक्सपर्ट से आप खुद बेमिसाल हैं, और आपके जो जर्नलिस्ट इस समय जेरूसलम में हैं, टेल अवीव में नहीं, ही इज आउटस्टैंडिंग। सर, एक अनुरोध है, अगर आपका कैमरा मुझे फॉलो करे, आपके पास आना चाहता हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या मैं आ सकता हूं सर? अरे सर, आप कहेंगे तो मना कौन करेगा। ये तो मुझे लग रहा है कि आज TV9 का वो वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स, ये आपके लिए एक पॉकेट TV9 भारतवर्ष का ही ये इस पॉकेट स्क्वायर में आप देखें तो TV9 भारतवर्ष का ही लोगो आपको दिखाई देगा। और ये मेरे लिए एक सम्मान है। अच्छा, आपने भी रखा, ये तो और भी ज्यादा सम्मान की बात है। लेकिन सर, ये अब क्या ये हमेशा ये उम्मीद की जाती है, रशिया यूक्रेन का मसला हो, कहीं पर भी तनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, भारत की तरफ इस लिहाज से देखा जाता है कि क्या इस पूरी इस टेंशन को डिफ्यूज करने वाली कोई भूमिका भारत निभा सकता है? क्या वो उम्मीदें आज भी हैं? मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं सर। सॉरी, मैं आपके पास आया था, आपको मैं इसको रख भी रहा हूं सर। थैंक यू सर। जी सर, मैं बहुत जल्दी से बता दूं, 1991 में मैं आपको वापस ले जाता हूं। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं सर। हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर थी। 3 हफ्ते की इंपोर्ट के हमारे पास पैसे थे, हमने लोन मांगा, हमसे क्या कहा, सोना गिरवी रखो। हमारी सोशल सिचुएशन बड़ी खराब थी, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी फ्रैजाइल थी। उस समय पश्चिमी देशों के साथ बात कर कर हमें ये लगा, हमें बताया गया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करो। हमने यासिर अराफात, आपको याद होगा ये नाम सर, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, हमने उनसे पूछा कि क्या हम करें। उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, हम सब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये 1991 की बात है। उस समय पीवी नरसिंह राव साहब ने कहा, जो प्रधानमंत्री थे, कि हम इजराइल को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पैलेस्टाइन को त्याग रहे हैं। आज भी वही स्थिति है, हम इजराइल के साथ बहुत करीब हैं, लेकिन पैलेस्टाइन से हम दूर नहीं हैं। फाइनली सब आप भूल जाइए, जिहादिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, किसी भी इस्लामिक या अरब कंट्री ने आलोचना नहीं की है इस विजिट की। यहां तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा है ये अच्छी चीज है सर कि नॉर्मलसी आएगी, भारत रोल प्ले कर सकता है। तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए और किसी डिप्लोमेटिक स्कूल कूटनीति के बारे में थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ाएं। आज मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका अहम है। भारत की भूमिका मिडिल ईस्ट में बहुत अहम है, खास तौर से मौजूदा सिचुएशंस, जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, जो आज वहां चल रही हैं परिस्थितियां, उनको देखते हुए पूर्णिमा नाथ जी, यूनाइटेड स्टेट्स में इस बात को कैसे देखा जा रहा है? जाहिर है स्टेक होल्डर इस पूरे सिचुएशन में ईरान भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, और साथ में यह नहीं कहा जा सकता कि आज इस कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको लेकर वहां की मीडिया, वहां के महत्वपूर्ण लोग क्या कह रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिनेश जी। नमस्ते, जय हिंद। यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज जस्ट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। अब ईरान को बम करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन छपेगी, इंडिया को टेरराइज करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन छपेगी। तो अभी मोदी जी इजराइल गए, यहाँ पे हेडलाइन नहीं छप रही है। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स ऑल अबाउट ट्रम्प and it's all about America at the end of the day. यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रही है unfortunately, but this is something that political sectors जैसे Washington वो लोग देख रहे हैं obviously। मोदी जी का जो ये सिचुएशन है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया है। पैलेस्टाइन, इजराइल, रशिया हो, यूक्रेन हो, सारे प्लेयर्स को उन्होंने मैनेज किया है। लेकिन डिफेंस डील हो या आप ड्रोन का और टेक्नोलॉजी और आई मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई एम श्योर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट
आपके जरिया से मेरा एक स्पेशल मैसेज है पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी को आप अगर ये बता सकते हो कि आज मैं हिंदू होके यहाँ पे मैं एक स्वास्तिका नहीं लगा सकती मेरे घर में, मैं एक ज्वेलरी नहीं पहन सकती, एक स्वास्तिका लॉकेट या एक ब्रेसलेट नहीं पहन सकती, इसके पीछे कौन है? वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। और दुनिया का जूस ने भी ये कभी नहीं बताया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे जूस को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है। ये बात आज अगर नरेंद्र मोदी इस रिलेशन में होके नहीं कह पाएंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। दिनेश देखिए जी, पूर्णिमा नाथ जी, आप खुद बता रही हैं, आपने भी एक तरीके की उम्मीद, आपकी अपनी उम्मीद और आप जैसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी आपने सामने रखी है। मतलब इतनी सारी उम्मीदों को एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या वो इजरायली संसद में भी इस तरह की कोई बात कह सकते हैं? क्या इस तरह के तनाव को डिफ्यूज करने के संदर्भ में भी कोई चर्चा हो सकती है? और एक बात और मैं मानता हूं, जहां चर्चा नहीं होती, आपने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहां सबसे ज्यादा वो खामोशी कुछ बता रही होती है, वो सन्नाटा कुछ बता रहा होता है कि निगाहें लगी हुई हैं वहां, और दीपक सर इस पर रजामंदी अपनी दिखा रहे हैं। मैं लेकिन कार्तिकेय काले सर आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जाहिर है अपना अपना रोल सबको निभाना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वाले मामले में भी भारत ने एक संदेश दिया था, पुतिन के साथ मुलाकात में भारत ने कह दिया था, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि यह बुद्ध का दौर है, युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारे तमाम फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। आज के इस दौरे के समय कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण मानते हैं आप, जो जिन पर निगाह रखनी होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है और जो प्रेजेंट सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान वर्सेस ईरान की जो सिचुएशन है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और उसमें फ़र्क इसलिए है बिकॉज इंडिया की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईरान एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इजराइल, वो दोनों ही एक इम्पार्शियल पोजीशन है, यानी एक बीच की पोजीशन है जहां दोनों से दोस्ती, ना काहू से बहुत ज़्यादा वो दुश्मनी, ना काहू से वैर वाली कहानी है। तो हम एक तरह से ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि यदि ये रीजनल कॉन्फ्रंटेशन होता है तो मिडल ईस्ट के जो देश हैं, जो इस समय पिछले, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जियोपॉलिटिकली पिछले 5 साल से देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया इन द मिडल ईस्ट। प्रधानमंत्री, NSA वगैरह सब ने एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में किया है, बेसिकली शांति को लेके, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से कोई जो है ये वायलेंस जो है स्पिल ओवर ना करे। और ऑयल का ट्रेड जैसे एनर्जी सप्लाई जो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय एनर्जी है, वो कंटिन्यूस वो सप्लाई रहे। तो देखिए, मिडल ईस्ट में डेफिनेटली प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग। मनीषा यहाँ कुछ इशारा कर रहे हैं सर, फौरन ही कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड मनीषा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आता हूं। राजन जी बताइए। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने ही वाले हैं और उसके तुरंत बाद का जो अगला कार्यक्रम है वो इजरायली संसद में उनका संबोधन होगा। और इसके लिए हम लोग भी, यानी कि TV9 की टीम अब इजरायली संसद जा रही है और वहां से हम लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। जाहिर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये अवसर मिला है कि जब वो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, और वो मोमेंट एक खास मोमेंट होगा, उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस आपने देखा था, क्योंकि वो भारत की पश्चिम एशिया को लेकर जो अपनी नीति है उसको ना केवल रेखांकित करेगी, बल्कि भारत और इजराइल के बीच जो एक ऐतिहासिक संबंध है, जिसका एक नया अध्याय लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे हैं। और जेरूसलम, जो कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और जिसको लेकर कि लगातार दुनिया भर में हमेशा एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री का इजरायली संसद में संबोधन एकदम खास होने वाला है। जी बहुत धन्यवाद मनीष, आप जाएं क्योंकि आपको कवरेज के लिए आगे निकलना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी का ये जो इजराइल कनेक्शन है, ये किसी प्रधानमंत्री का पहली बार संबोधन सिर्फ नहीं, 2017 में 70 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गया। तो ये कनेक्शंस बहुत सारे मायनों में बहुत खास है। जरा मैं आपको एक क्विक ग्लिम्स दिखा देता हूं इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल के साथ कनेक्शन खास क्यों कहा जाता है। मोदी इजराइल का दौरा करने वाले अब तक एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 70 साल तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। 2017 में मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के रिश्तों में एक तरीके से नई शुरुआत हुई। जुलाई 2017 में मोदी की पहली यात्रा को पाथ ब्रेकिंग तक कहा गया और उस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा,
कृषि, जल प्रबंधन, टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम सेक्टर्स में बड़े अहम समझौते हुए। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा 2017 तक नहीं हुई थी। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भारत की पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन समर्थन की नीति रही है, और अब यह माना जा रहा है कि फिलिस्तीन समर्थन की वो नैतिक नीति जारी रखते हुए भारत अपने महत्व की दूसरी जो क्षेत्र है उन पर भी ध्यान दे रहा है। रक्षा के मामले में, तकनीक के मामले में भारत इजराइल के साथ ये संबंध बढ़ा रहा है, और इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कूटनीति में जिसको कहते हैं डी-हाइफनेशन। इसको बड़े सामान्य शब्दों में, आम शब्दों में दीपक सर समझा सकते हैं। सर, ये डी-हाइफनेशन क्या सिर्फ एक शब्द है या वाकई इसको जिया जा सकता है? क्योंकि ये दौर वो है जहां ये माना जाता है या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं ये बता देता हूँ, 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए सर। हम तो संतान हैं चाणक्य की, कौटिल्य की। उसने कहा था, सही है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है, ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा दोस्त है उसका दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन हो। इसे डी-हाइफनेशन कहते हैं। हम इसके साथ भी नॉन अलाइनमेंट में सोवियत संघ के साथ भी मित्र थे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी मित्र थे। तो हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे देश को हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने का अधिकार है। हम खुद डिसाइड करेंगे, और अगर पैलेस्टाइन इजराइल के बीच में तनाव है, रूस यूक्रेन के बीच में तनाव है, हम डी-हाइफनेट करते हैं। टाइगर, तेरे साथ हम अलग रखेंगे, उसके साथ हम अलग रखेंगे। इसमें मेरा मानना है सर, 52 साल के बाद वी हैव द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी मानव इतिहास में सर। जो डी-हाइफनेशन है वो भारत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है सर। अगली खबर देखिए प्रोफेसर राजन, आपके पास आने वाला हूं उसके फौरन बाद। पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर ईरान की निगाहें भी हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच, जैसा मैंने आपको बताया, मोदी का दौरा मिडिल ईस्ट में इस तनाव के बीच में हो रहा है। मोदी का ये इजराइल दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि कल जेनेवा में वार्ता होने वाली, एक बार फिर यह तीसरे दौर की वार्ता है, 6 तारीख फरवरी की, फिर 17 तारीख फरवरी की, और कल 26 तारीख को यह फिर से दौरा होने वाला है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि यहां पर क्या वाकई बात बनती है या अमेरिका आखिरकार पूरी तैयारियां किए हुए है और अब अटैक ही आगे होता हुआ दिखाई देगा। और अगर यह होगा तो फिर जाहिर है सर्वनाश की तरफ दुनिया जाएगी। तो संधि या सर्वनाश, पीएम मोदी का इजराइल दौरा बड़ा अहम, ये कुछ एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं। पहली बार इजरायली संसद नेसेट में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन, हमारे संवाददाता मनीष झा उस तरफ निकल चुके हैं और वहां से अब आपको जानकारियां देंगे। इस बारे में दुनिया गैस कर रही है कि जब संसद में संबोधन होगा तो किन किन बातों का उल्लेख हो सकता है। इजराइल के साथ भारत की मजबूत दोस्ती का संदेश यहां दिया जाएगा। कल ही जेनेवा टॉक, जैसा मैंने आपको बताया, उसका तीसरा राउंड है। पीएम मोदी का हमेशा से युद्ध नहीं बुद्ध वाला स्टैंड रहा है। भारत इजराइल का करीबी दोस्त है और साथ ही ईरान के साथ भी हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। पीएम मोदी ने नेसेट संबोधन में युद्ध के बजाय शांति का संदेश वो दे सकते हैं, ये पूरी दुनिया मानकर चल रही है। आप जरा इसको भी हम समझ लें प्रोफेसर राजन, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है उस पर जो जिसने अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी से एक तरीके से यह दिखाया हुआ होता है कि किस तरीके से जिया जाना चाहिए। ये इसको सकारात्मक रूप से भी लिया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार है उस पर ही और जिम्मेदारी थोपी जाती है। यहां पर प्रधानमंत्री किन बातों का उल्लेख नेसेट में कर सकते हैं? क्या इस तनाव के संदर्भ में भी कुछ हो सकता है? जी देखिए गौतम, ये जो विजिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेसेट में जो भाषण हो रहा है इसका भी महत्व है कि कितनी अहमियत दी जाती है जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे जाते हैं। और चूंकि अभी इजराइल में बहुत सारे कम से कम ग्लोबल साउथ के देश यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो मित्रता है कितनी प्रगाढ़ हो चुकी है इजराइल के साथ। जिन बातों पर जोर दिया जाएगा अभी अपने संबोधन में जो प्रधानमंत्री जिसका उद्बोध कर सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक तो इतिहास की बात करेंगे और जैसा कि एक पहले स्पीकर ने बताया कि किस ढंग से ज्यूज को कम से कम इंडिया में कभी भी पर्सिक्यूट नहीं किया गया है, तो इस बात पे जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो जिन बातों पे चर्चा होगी, मुझे लगता है उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की बात हो सकती है। अब जानते हैं कि इजराइल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कि उस ढंग की कुछ बात हो सकती है। डिफेंस जो कॉपरेशन और जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, ये दोनों देश में काफी प्रगाढ़ हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा वहां पे हो सकती है।
और अभी का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। तो वैसे में भारत शांति का एक संदेश देने की कोशिश करेगा और युद्ध नहीं बुद्ध की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं उस ढंग की कोई बात वहाँ पे निश्चित में वो जरूर करेंगे। और जो हमारा वहाँ पे इजराइल के साथ एक दो और चर्चाएं हो रही हैं जो कि शायद निश्चित में तो संबोधन में बात नहीं हो, लेकिन एक हेक्सागोन अलायंस की जैसे बात हो रही है। तो इजराइल चाहता है कि भारत उस अलायंस को ज्वाइन करे और बहुत जल्दी से समझाइए, बहुत जल्दी से समझाइए सर। हेक्सागोन मैं आगे बताने वाला हूं अपने दर्शकों को, लेकिन आप इसको बहुत संक्षेप में समझा दीजिए। जी, तो इजराइल अभी एक हेक्सागोन यानी कि जो पड़ोसी देश हैं उसमें कि जैसे कि साइप्रस है, उसके बाद ग्रीस है, ग्रीस यूरोप का पार्ट है आप जानते हैं। उसके अलावा जो अरबिक कंट्री हैं, कुछ अरबिक देश उनके साथ जो आना चाहते हैं, भारत और इजराइल और कुछ अफ्रीका के भी देश हैं जिनका नाम अभी पता नहीं है। तो उनके साथ एक तरह से कॉपरेशन एग्रीमेंट करना चाहता है जिसके माध्यम से जो एक रेडिकलिज्म जो पूरी वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है जिससे का खतरा इजराइल को भी है और भारत को भी है, उसको कैसे वहां पे रोका जा सके। हालांकि इस अलायंस को ईरान देखेगा कि एक तरह से ईरान के अगेंस्ट में अलायंस है, टर्की भी इसको देखा है कि टर्की के अगेंस्ट में अलायंस है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। एक तरह से एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग कॉपरेशन होने की संभावना है जिसमें अगर भारत ज्वाइन करता है, अभी कहना मुश्किल है कि भारत ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर ज्वाइन करता है तो एक तरह से सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज पे बात होगी। आइए मैं इसको जल्दी से अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये जो हेक्सागन को ज्वाइन करने वाली बात इजराइल की तरफ से रखी जा सकती है वो क्या है नेतन्याहू का हेक्सागन मास्टर प्लान। ये देखिए जरा, इसमें जो प्लेयर्स होंगे, इसके की प्लेयर्स और उनकी भूमिका क्या होगी वो समझ लीजिए। इजराइल रणनीति का केंद्र, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का हब, इस तरीके से इस हेक्सागन में अपनी भूमिका निभाएगा। भारत हिंद महासागर की शक्ति, इंडो अब्राहम सहयोग की कड़ी। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का सबसे मुख्य साझेदार, इस तौर पर इसकी भूमिका। ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल का सहयोगी ईयू का देश। साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की एक बड़ी पावर। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन। तो अगर इस तरीके से इन देशों की जगहों को और उनको अगर आप जोड़ें तो एक हेक्सागन सरीखा बनता है और इसलिए इसको यह नाम दिया गया। हमला हुआ तो अकल्पनीय ताकत से देंगे जवाब। इजराइल किसी भी हमले का करेगा कड़ा प्रतिकार। नेतन्याहू का तेहरान को सीधे जवाबी कार्रवाई वाली धमकी यहां पर आई है। अकल्पनीय ताकत से जवाब देने की बात कही जा रही है। इजराइल किसी भी हमले का कड़ा प्रतिकार करेगा। तो जिस दौर में यह यात्रा हो रही है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से बड़ी महत्व की हैं और चल रही हैं, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। जरा देखिए नेतन्याहू की ईरान को यह विनाशक वार्निंग जो मैंने आपको अभी बताई। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर। अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती और बढ़ी। समुद्र से आसमान तक अमेरिकी तैयारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग इसकी विवेचना इस तरीके से भी कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है, उसके लिए उसको खास वक्त चाहिए, इसीलिए इधर बगल में बातचीत वाली स्थितियां भी पैदा की गई हैं। असल में टाइम बाइंग है और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि जिस तरीके की शर्तें वो और इजराइल ईरान के सामने रख रहे हैं वो ईरान मानेगा नहीं। अब जरा इसके बाद ये खबर भी देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जेनेवा वार्ता हो रही है। 24 घंटे बाद यह तय होगा कि संधि की तरफ बातें जा रही हैं, सर्वनाश की तरफ। जेनेवा वार्ता की मध्यस्थता ओमान कर रहा है। पहले 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है। 6 तारीख इसी महीने की 17 तारीख और अब अगली वार्ता 24 घंटे बाद। तो उधर ये वार्ता अगर इस समय इस वार्ता में वाकई कहीं कोई रास्ता निकलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद इसका होना निश्चित रूप से इसको भी जोड़कर देखा जाएगा, इन डॉट्स को भी कनेक्ट किया जाएगा, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा। ऐसा होगा ना कार्तिकेय काले सर? देखिए जरूर दिनेश जी, ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज डेफिनेटली प्रधानमंत्री की प्रेजेंस इजराइल में बहुत फर्क लाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर अगर बात ना बनी तो नहीं, देखिए ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखिए कूटनीति में जरूरी नहीं है कि हर चीज वही हो जो आपकी मंशा में हो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं जो गलत हो जाएं या किसी तरह से बात ना बने। इजराइल का इंटरेस्ट जो है, जो कुछ ऐसी नई चीज़ें प्रधानमंत्री को पता चल सकती हैं जिनसे उन्हें लगे कि शायद इजराइल सही कर रहा है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। इस समय हम यहाँ बैठ के बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वहाँ क्या होगा, परंतु डेफिनेटली जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा नहीं तो मेरा सवाल ये है सर, बात बने तो नहीं बने तो दोनों ही सूरतों में वहां चलने वाली इस वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से जोड़कर देखा जाएगा क्या दीपक सर? बिल्कुल देखा सर आपने बिल्कुल सही कहा है अभी मेरे सहयोगी ने। आपको याद है कि हमने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, सारी दुनिया ने हमसे कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करो, हम दोनों जगह गए थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि यूक्रेन वाला तो बिल्कुल तैयार नहीं था। अब सक्सेसफुल नहीं हुए तो गलती किसकी है? कोशिश तो हमने की थी ना सर। ये है एक चीज, एक कहावत है सर, इफ यू ट्राई यू माइट फेल, इफ यू डोंट ट्राई यू आर बाउंड टू फेल। तो हमने यही कोशिश की थी वहां पर, यही हम कोशिश करेंगे। दोनों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट है, बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल के आसपास के हैं, पैलेस्टीन अथॉरिटी के, बोलेंगे भाई आप खत्म करो, कोई समझौता करो, कोई नया रास्ता ढूंढो। और एकमात्र देश है सर जो ये नया रास्ता बता सकता है क्या होना चाहिए, उस देश का नाम आप जानते हैं, वो भारत है सर। दोनों हमारी बात सुनेंगे। हमने कभी किसी का ओपनली पक्ष नहीं लिया है। जब हमास ने हमला किया था हमने कहा टेरिबल चैप्स, जो इजराइल इस समय बहुत उन लोगों ने सर, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये कि एक तरफ चाबहार और दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें इंडिया होगा, मिडिल ईस्ट होगा, यूरोप होगा, ये आईमैक कॉरिडोर जो है इसकी बात हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ये खतरनाक जंगी जहाजी बेड़ा, ये देखिए जरा, अब्राहम लिंकन अरब सागर में मौजूदगी, 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूनाइटेड स्टेट्स का जेराल्ड आर फोर्ड वो भी मौजूद। हालांकि कहा जा रहा था कि उसका सिविल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब कैसा है अभी आपको अपडेट देंगे। भूमध्य सागर में इसकी मौजूदगी, F-22 रैप्टर्स यहां मौजूद, 12 जेट्स कहे जा रहे हैं, F-35 यहां मौजूद है, 18 से ज्यादा, F-15A यहां माफ कीजिए मौजूद है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स 85 से ज्यादा मौजूद हैं, कार्गो प्लेन्स 170 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों के साथ कार्गो प्लेन्स। इस तरह के दबाव, एक तरीके से कह सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर वाली स्थिति बनाई गई है और उधर बातचीत की टेबल भी सजाई गई है। इधर भारत के प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्यूमुलेटिवली किस तरफ ले जा रही हैं उसकी तरफ हम आपको ले जाएंगे। लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जो आपके सामने प्ले कर रहा है, एक बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा था सर, कि उधर ईरान के साथ भी भारत के जरूरी स्टेक्स हैं और जाहिर है इधर इजराइल दोस्त है ही। ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे होगा और इस समय क्या ये डी-हाइफनेशन जो है वो ईरान को समझ में आएगा? आपने खुद ही कह दिया था, वो शब्द का प्रयोग किया, डी-हाइफनेशन। जो चाबहार पोर्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आतंकिस्तान हमारा एक पड़ोसी है, वो तो भांगड़ा करे हो डूब जाएगा, कुछ नहीं डूबेगा। ईरान को भी उतना ही फायदा इससे जितना हमको होगा। क्यों हमने इसके बारे में सोचा था? क्योंकि जब हम हाल ही में सर, ज़्यादा समय नहीं हुआ तालिबान के आने के बाद, जब वहाँ पर भूकंप आया था, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना था, हमने ओवरलैंड भेजा था जिहादिस्तान के थ्रू। उन्होंने बोला हम खोल के हर चीज़ चेक करेंगे, आधे से ज़्यादा तो वो चोरी कर लेते, वो तो उनके DNA में है। तो फिर इसका हमने सोचा है कि ये एक बाईपास करेगा उस देश को, सीधा जाएंगे। तो सर ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये अलग है, डी-हाइफनेट हो गया आईमैक से, यूरोप का जो कॉरिडोर है। तो यही है एक्चुअल एग्जांपल। जब ट्रंप जैसे लोग ये कहते हैं कि वहां से ये नहीं खरीदोगे, फला जगह से ये नहीं लोगे, यहां ये नहीं करोगे, वहां वो नहीं करोगे, ये डी-हाइफनेशन कितना सक्सेसफुल होता है ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन IRGC का अमेरिकी बेस को टारगेट कर जंगी तैयारी जरा देखिए। अमेरिकी अल-दफरा बेस के मॉडल पर मिसाइल अभ्यास किया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच IRGC का शक्ति प्रदर्शन, सैन्य अभ्यास में सटीक स्ट्राइक का अभ्यास। यहां ईरान भी अपनी तरफ से संदेश दे रहा है कि अगर उधर इजराइल और अमेरिका एग्रेसिव हैं तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, बढ़ते हाइब्रिड वॉर के बीच हाई अलर्ट पर ईरान, सैन्य दबाव के बीच ईरान का विध्वंसक संदेश, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार ईरान, ईरान के लिए राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि। बहुत जल्दी से अगली खबर भी फ्लैश कीजिए, टाइम कम है। जेनेवा वार्ता से पहले ईरान की तैयारी, यूरेनियम संवर्धन की क्षमता घटा सकता है ईरान, अमेरिका की बम नहीं बनाने की शर्त मान सकता है। जेनेवा वार्ता में क्या हो सकता है इस पर भी एक निगाह आपको डाल लेनी चाहिए प्रोफेसर राजन। उसके फौरन बाद आपके पास ईरान 50% यूरेनियम स्टॉक करके विदेश भेजने की पेशकश भी कर सकता है। क्या क्या संभावनाएं हैं? ईरान यूरेनियम संवर्धन को रोकने का अश्योरेंस भी दे सकता है। ट्रंप प्रशासन जीरो एनरिचमेंट की मांग पर अड़ा हुआ है। अमेरिका टोकन एनरिचमेंट पर विचार कर सकता है कि अच्छा इतना किया जा सकता है क्या।
अमेरिका ईरान से कह सकता है कि वो साबित करे कि बॉम्ब नहीं बनाएगा और अश्योर करे दुनिया को। प्रोफेसर राजन, यहां पर जो है वो आपको इनएविटेबल दिखाई देता है या आपको लगता है वार्ता से कहीं बात बन भी सकती? नहीं, देखिए गौतम, मुझे नहीं लगता है कि वार्ता से वहां बात बनने वाली है, क्योंकि जिस ढंग की शर्तों पे अमेरिका काम कर रहा है वो शर्तें ईरान नहीं मानेगा। क्योंकि एक तो कि जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर वो मान भी ले तो फिर जो फिसाइल मटेरियल है वो रूस को देना चाहता है या दूसरे देश को ईरान देना चाहेगा, और वो उस पर अमेरिका तैयार नहीं होगा। और मैं यह भी बता दूं कि जो न्यूक्लियर डील जो चल रहा है, जो डील चल रहा है जिनेवा में, वो एक तरह से बहाना है, प्रेशर टेक्निक है। जो मुख्य उद्देश्य है अमेरिका का और इजराइल का खासकर, वो है कि ईरान में रेजिम चेंज, और रेजिम चेंज में जब तक वहां पे इंटरवेंशन नहीं होता है मिलिट्री, जब तक ग्राउंड फोर्सेस वहां पे नहीं भेजा तब तक उसकी संभावना नहीं है। तो मतलब यहां पर यह दिखाने की कोशिश भी है वर्ल्ड एट लार्ज को, यह बताने की हमने कोशिशें की थी, देखो बातचीत की मेज भी सजाई थी, क्या करें, बातचीत बनी नहीं, बात बनी नहीं, क्योंकि अमेरिका यह कहता है इधर माई वे और हाईवे, तो फिर ये हाईवे वाली तरफ ही बात जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगली खबर यह है, यूनाइटेड स्टेट्स से टेंशन के बीच ईरान के साथ आया चीन। ईरान को सुपरसोनिक मिसाइल देगा चाइना। CM-302 एंटी शिप मिसाइलें देगा चाइना। CM-302 कैरियर किलर मिसाइल है, हाइपरसोनिक स्पीड से इसके हासिल होने से ईरान की समुद्री ताकत और बढ़ जाएगी। पूर्णिमा नाथ जी, मतलब वहां भी यही समझा जा रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, एक तरीके से टाइम बाइंग हो रही है, आखिरकार तो वही होना है, सेनाएं आमने सामने होंगी। देखिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने बताया तो था कि 10 दिन का समय दिया है। ये पीएम मोदी का दौरान इजराइल का भी इसी समय में पड़ता है। अब ट्रंप सवेरे क्या बोलते हैं, या 12 बजे क्या बोलते हैं, या शाम को क्या बोलते हैं, या रात को क्या बोलते हैं, या 2 बजे इन द मॉर्निंग क्या बोलते हैं, उनको खुद भी नहीं पता। अब 10 दिन का टाइम दिया है ईरान को, लीडर को डिकैपिटेट करना है या वहां पे रिजीम चेंज करना है। वो देखो, एट द एंड ऑफ द डे ईरान का ऑयल इज द टारगेट। अब ईरान की वो वहां पे कोई भी बैठे, ये बड़ी बात आप कह रही हैं मैम, ये बात अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, ये भूल मत जाइएगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो या इस तरह के ईरान के बहाने अमेरिका की निगाह में जहां की एनर्जी रिसोर्सेस आ गए, चढ़ गए निगाहों में, फिर उस जगह का कल्याण हो जाता है। अगली खबर देखिए, ईरान में जासूसी के लिए अमेरिका का ओपन रिक्रूटमेंट। ईरान के लोगों से सीधे CIA से संपर्क करने की अपील। रिजीम विरोधी लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश। CIA से फारसी में वीडियो पोस्ट किया जारी। पोस्ट में सुरक्षित वर्चुअल संपर्क के तरीके भी बताए गए। ये अंदर फूट डालने की एक और कोशिश। काले सर, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब काफ़ी बातचीत हो रही है इस बारे में, पर वन मस्ट अंडरस्टैंड एक रियलिटी कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है और ईरान के ऊपर बिना ज़मीनी चढ़ाई के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दे हैव जस्ट कम थ्रू अ बैड टाइम। उनकी एक ज़मीन पे एक मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट को थोड़ी बुरी तरह से नकार दिया गया है। और उसके साथ जब से यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर बढ़ने लगा है लड़ाई का, तो आप ये मान के चलिए कि ईरान के बीच में भी लोगों की मंशा बदली होगी। जो लोग ईरान के भीतर भी लोगों की मंशा बदली है और यहाँ वक्त बदल कर ये इशारा कर रहा है कि हमारा वक्त यहीं पर समाप्त होता है। अड़ी का बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और मेरे दर्शकों का आज की शाम मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे सुर्खियां और उसके फौरन बाद सत्ता।